हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लेके आए हैं साइंस एंड टेक सीरीज़ में डिफेंस वाला एस्पेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एरोडायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे, पूरा डिफेंस के एस्पेक्ट को समझेंगे, कैसे एयरक्राफ्ट काम करते हैं, उसके अंदर और क्या क्या डिज़ाइंस होती है जिसकी वजह से एक एयरक्राफ्ट जो है उसके टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं। सेकेंडली, आने वाले टाइम में हम मिसाइल्स भी देखेंगे, हेलीकॉप्टर्स कवर करेंगे और फिर नेवी पे भी एक अलग वीडियो लेके आएंगे जिसमें नेवल एयरक्राफ्ट, नेवल वेसल्स, इन सब चीज़ों पे भी हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, यहाँ पे फोर्सेस है। कौन से फोर्सेस हैं? जो एयरक्राफ्ट पे लगते हैं। अगर एक एयरक्राफ्ट फ्लाइट में है, सस्पेंडेड है एयर के अंदर, तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं हमारे पास है? एक तो थ्रस्ट। थ्रस्ट कहाँ से आ रहा है? तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर हमारे पास प्रोपेलर बेस्ड एयरक्राफ्ट है, राइट। प्रोपेलर विंग्स रोटेट हो रहे हैं प्रोपेलर के, वो प्रोपेलर के विंग्स एयर को पीछे धक्का दे रहे हैं, एयर को पीछे धक्का दे रहे हैं, इसलिए प्लेन को आगे की साइड धक्का लग रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे इंजन माउंट होता इस तरह से और इंजन पीछे धक्का दे रहा होता तो क्या लगता? थ्रस्ट सामने की साइड से लगता। ओके, प्रोपेलर है या फिर इंजन है, थ्रस्ट अपना आगे लग रहा है, दैट वाई द प्लेन इज बीइंग पुश्ड फॉरवर्ड। सेकंड क्या है आपके पास? लिफ्ट है। लिफ्ट क्यों है? क्योंकि आपका जो विंग है, आपका जो विंग है, विंग के ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से एयर जा रही है, लेकिन विंग का डिज़ाइन इस तरह से होता है कि ऊपर से ज़्यादा एयर पास हो सके और फिर पीछे मीट करे। ये जो ज़्यादा एयर पास हो रही है, बर्नौलीज इक्वेशन होता है एक, बर्नौलीज इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग अगर ऊपर और नीचे से एयर पास हो रही है, पीछे जाके दोनों को अगर मिलना है तो ऊपर से जो एयर पास हो रही है उसको रिप्लेस करने के लिए वहां पे क्या हो जाएगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ से ज़्यादा एयर शॉर्ट टाइम में पास हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों मीट हो रही है विंग के पीछे, राइट। विंग के पीछे सब मीट हो रहे हैं, तो क्या होगा? नीचे से एयर स्लो जा रही है, ऊपर से फास्ट जा रही है, तो ऊपर हो जाएगा लो प्रेशर, नीचे हो जाएगा कंपेरेटिवली हायर प्रेशर। इसकी वजह से क्या लगेगा? ऊपर एक पुश मिलेगा। ये पुश जो है लो प्रेशर वाला, वो देता है लिफ्ट। दो फोर्सेस हो गए हमारे पास, एक था थ्रस्ट इंजन या फिर प्रोपेलर की वजह से, दूसरा है हमारा लिफ्ट विंग के डिजाइन की वजह से। थर्ड हमारा है वेट है। ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है, इसलिए प्लेन के ऊपर एक वेट लग रहा है। फोर्थ हमारे पास है ड्रैग। ड्रैग क्या होता है? जब ये प्लेन आगे मूव कर रहा है तब ये जो सारी हवा इसके ऊपर टच होगी, ये जो है प्लेन को पीछे पुश करने का काम करेगी। रेजिस्टेंस एक आएगा, वो रेजिस्टेंस को जो है वो पीछे की साइड लगेगा, उसको ड्रैग कहते हैं। एक सर्कल है, अगर इसके ऊपर हवा लग रही है तो ये साइड की जो एयर है वो तो पीछे निकल जाएगी, ये साइड की एयर सर्कल को जो है पीछे धक्का देगी, सो ड्रैग पीछे की साइड, रिजल्टेंट ड्रैग पीछे की साइड रहेगा। लेकिन सपोज एक स्क्वायर है, सेम स्क्वायर के ऊपर सेम हवा लग रही है, तो स्क्वायर के ऊपर क्या होगा? ज़्यादा ड्रैग लगेगा कंपेयर टू सर्कल। सो बॉडी कितना कम ड्रैग प्रोड्यूस कर रही है मोशन में, वो उसको डिफाइन करता है एरोडायनेमिक्स। जितने आपके एरोडायनेमिक्स बेटर होते हैं, राइट, बेटर दी एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स क्या होता है? रिड्यूस्ड। जितना अच्छा आपके बॉडी का एरोडायनेमिक्स डिजाइन है, जितना स्मूथ सरफेसेस आपने बनाए हैं, जितना एयर के रेजिस्टेंस को आप रोक रहे हैं, उतना ड्रैग कम होगा। जितना ड्रैग कम होगा उतना ज्यादा थ्रस्ट का आपको यूज मिलेगा। जितना लाइट बॉडी होगी उतना वेट नीचे लगेगा, जितना थ्रस्ट ज्यादा होगा उतना लिफ्ट ज्यादा मिलेगा। तो ये दोनों आपके जो कंपोनेंट्स है, ये प्लेन को कहाँ ले जाते हैं? आगे ले जाते हैं, और ये दो कंपोनेंट्स प्लेन को नीचे ले जाते हैं। ड्रैग और वेट आपके प्लेन को पीछे और नीचे ले जाएगा, थ्रस्ट और लिफ्ट आपके प्लेन को आगे और ऊपर ले जाएंगे। तो आपको क्या करना है? ड्रैग कम करना है, बेटर एरोडायनामिक बॉडी बनानी है, और वेट कम करना है ताकि कम थ्रस्ट में ज्यादा लिफ्ट और ज्यादा डिस्टेंस आप कवर कर सके। ये हमारे हो गए बेसिक रूल्स, साइंटिफिक फोर्सेस जो लग रहे हैं इसके ऊपर। दिस इज द डायग्राम ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। दिस इज द विंग डिजाइन। विंग इस तरह से होता है, कभी एयरक्राफ्ट का विंग अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज ऑब्जर्व कीजिएगा उसको। विंग इस तरह से होता है, ये शेप रहता है विंग का। क्यों ऐसा होता है? ताकि अगर यहाँ से एयर आ रही है आपकी, तो यहाँ से क्या हो? डिफ्लेक्ट हो काफ़ी साइड, और यहाँ नीचे से स्मूथली निकल जाए। तो इससे क्या होगा? यहाँ पे एयर स्लोली मूव करेगी, उसको कोर्स नहीं चेंज करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे कोर्स चेंज हो रहा है और एयर को ऊपर ले जाके नीचे डिफ्लेक्ट किया जा रहा है। इससे क्या होगा? ऊपर के साइड पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। ये जो लो प्रेशर है, और नीचे क्या है? हाई एयर प्रेशर। नीचे है हमारे पास हाई एयर प्रेशर। इसकी वजह से आपको रिजल्टेंट जो है फोर्स ऊपर की साइड पे लगेगा। ये जो फोर्स ऊपर की साइड लग रहा है, ये विंग पे लगेगा, विंग ऊपर जाएगा, विंग आपकी बॉडी के साथ अटैच्ड है, इसलिए आपका एयरक्राफ्ट भी ऊपर जाएगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, बर्नौलीज इक्वेशन, लो प्रेशर हाई प्रेशर डिफरेंस, फोर्स ऑफ मूवमेंट। क्रिकेट की बॉल अगर देखी है,
इफ दिस इज अ क्रिकेट बॉल, उसमें भी यही इक्वेशन लगता है। जब बॉल स्विंग होती है क्रिकेट की बॉल, तो जब आप बॉल को रिलीज करते हैं तो क्या होता है, बॉल की एक साइड पे शाइंड होती है, दिस इज द शाइंड सरफेस। सपोज अगर मैं आपको बताऊं क्रिकेट में कॉन्सेप्ट होता है बॉल का शाइनिंग का, अगर ये शाइंड सरफेस है तो क्या होगा, एयर इसके ऊपर लगेगी और यहाँ से स्मूथली डिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अगर ये आपकी रफ सरफेस है, इफ दिस इज द रफ सरफेस, तो क्या होगा, यहाँ पे एयर रुकेगी, यहाँ पे एयर क्या होगा, रुकेगी। तो यहाँ से एयर कैसी मूव होगी, स्लो मूवमेंट होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिफ्ट नहीं है हमारे पास कोई भी टाइप की, तो ये जो इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, तो ये जो बॉल है यहाँ से, क्योंकि एयर फास्ट मूव कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फुल स्पीड में एयर मूव कर रही है। इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे दूसरी एयर आएगी क्विकली, और यहाँ से एयर क्या है, स्लो मूव कर रही है, ठीक है। तो बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी, बॉल क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा धक्का लग रहा है, यहाँ से कम धक्का लग रहा है, यहाँ से एयर फास्ट मूव रही है, इसलिए बॉल इस डायरेक्शन में जाएगी। जिस साइड शाइन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉल जाती है। सिमिलर कॉन्सेप्ट एक रिवर्स स्विंग का होता है, वो आप अपने आप देखिए कि रिवर्स स्विंग और स्विंग में डिफरेंस क्या होता है। स्विंग में ये होता है, एक साइड से बहुत तेजी से स्पीड एयर जा रही है, तो उस डायरेक्शन में पीछे ज़्यादा एयर मिल रही है, वो जो साइड है वो एक दूसरी साइड पे पुश करेगी। ये जो बॉल थी आपकी, यहाँ पे एयर ज़्यादा थी तो इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये पुश जो है इस डायरेक्शन में यहाँ का, वो बॉल को इस डायरेक्शन में ले जाएगा। दिस वॉज द शाइंड पार्ट। चलते हैं आगे। सी हम क्योंकि एरोडायनेमिक्स तो देख रहे हैं, लेकिन हम डिफेंस पे आज फोकस कर रहे हैं, तो मैं डिफेंस पे आपको दिखाना चाहूँगा किस टाइप से है। ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट है एक हमारा, इसके ऊपर क्या लग रहा है, 2 इंजिन्स है, राइट। थ्रस्ट यहाँ पे लग रहा है, लिफ्ट ऊपर की साइड है, ड्रैग पीछे की साइड है, और वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट नीचे पुल कर रहा है। ये प्लेन लार्जर है, इसका मेन रोल है पैसेंजर्स कैरी करना, बहुत सारा वजन कैरी करना, इसलिए बहुत सारा थ्रस्ट दिया गया है 2 लार्जर इंजिन्स के वजह से। एरोडायनामिक बॉडी है और वेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन फाइटर जेट्स का काम क्या होता है, इनको अटैक करना होता है, मनोवर करना होता है और वेपन्स ले जाने होते हैं। तो वेपन्स की साइज छोटी होती है, हार्डली एक पर्सन को कैरी करना होता है, इसलिए 2 बहुत ही हाई थ्रस्ट वाले इंजन लगाए जाते हैं। थ्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, वेट बहुत ही कम रखा जाता है, जितना हो सके उतना कम वेट रखा जाता है। लिफ्ट बहुत ही ज़्यादा होती है और ड्रैग बहुत ही कम होता है। यहाँ पे देखिए बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इंजन खुद एक ड्रैग क्रिएट कर रहा है। इंजन इस तरह से है यहाँ पे पूरा, तो इंजन क्या कर रहा है, ड्रैग क्रिएट कर रहा है। बहुत सारा ड्रैग इंजन को पुश करने में लग रहा है एयर का, तो बहुत सारा ड्रैग है यहाँ पे। यहाँ पे क्योंकि मनोवरेबिलिटी વધારે चाहिए, इसलिए ड्रैग बहुत ही लो है। एरोडायनामिक बॉडी है। अगर आप एक एयरक्राफ्ट को सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा फाइटर एयरक्राफ्ट। क्यों, बीच में सारी बॉडी सेंटर की जाती है, यहाँ पे मेनली विंग्स में वेपन रखे जाते हैं, और विंग्स बड़े होते हैं ताकि विंग्स के ऊपर जो है बहुत सारे लिफ्ट जनरेट हो और बहुत क्विकली एयरक्राफ्ट जो है वो अपने आप को मनूवर कर सके, लेफ्ट राइट मूव कर सके, सर्कल्स बना सके, रोटेट हो सके, स्पीड स्लो फास्ट कर सके, क्लाइंब जल्दी कर सके, इसीलिए। सो साइज डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। मेन रीजन होता है वेट और ड्रैग दोनों को कम करना, थ्रस्ट और लिफ्ट को बढ़ाना। सेकेंडली, जितनी छोटी आपकी बॉडी होगी उतना फ्यूल कंजम्पशन भी कम रहेगा। उसके बाद हमारे पास स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्पीड। तो एक होती है सबसोनिक। सबसोनिक स्पीड क्या होती है, माक 1, और स्पीड ऑफ साउंड से नीचे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, स्पीड ऑफ साउंड। क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड होता है समवेयर अराउंड 1235 किलोमीटर्स पर आवर। 1235 किलोमीटर्स पर आवर एक एवरेज वैल्यू ली जाती है। क्यों, क्योंकि साउंड जो है हर जगह पे अलग डेंसिटी पे होता है। सो स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी के फॉर्म में चेंज होता है। एटमॉस्फेयर में स्पीड ऑफ साउंड अलग होता है, वाटर में स्पीड ऑफ साउंड अलग होता है। सिमिलरली डेंस कोल्ड रीजन्स में स्पीड ऑफ साउंड कंपैरेटिवली स्लो होता है, लेकिन जो लाइटर रीजन्स होता है वहां पे स्पीड ऑफ साउंड थोड़ा फास्टर होता है। वाइस वर्सा में कहूंगा, जितना डेंसर मीडियम उतना हमारे पास फास्टर स्पीड ऑफ साउंड। देयरफॉर स्पेस में हमारे पास क्या है, नो साउंड, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेयर से पानी में साउंड वेव्स फास्ट हो जाती है। एटमॉस्फेयर, उसमें भी हमारे पास जो डेंसर पार्ट है, जैसे कोल्डर रीजन्स, वहां पे साउंड फास्ट मूव करता है। फिर हमारा आता है वार्म रीजन्स, फिर हमारा आता है इवन फास्टर इन वाटर।
यहाँ से एक कंफ्यूजन हो सकता है, सो मैं क्लियर कर देता हूँ। एटमॉस्फेयर है हमारा, उससे फास्ट है वाटर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में फास्टर पोर्शन है कोल्डर, क्योंकि कोल्ड ज़्यादा डेंस है इसलिए फास्टर आएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा वार्मर रीजन्स, ओके। वार्मर एटमॉस्फेयर जहाँ पे, वहाँ पे थोड़ा साउंड स्लो मूव करेगा। और उसके बाद आता है हमारा स्पेस। स्पेस पे अंदर नो साउंड, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है, सो ट्रैवल नहीं कर पाता। इस पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, सो प्लीज करेक्ट इट। सेकेंडली, जैसे मैंने बोला माक 1 इज द स्पीड ऑफ साउंड, राइट। माक 1 इज द स्पीड ऑफ साउंड। कितना था? 1235 किलोमीटर्स पर आवर। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 1230 हो सकता है, 1225 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर के कौन से स्पेसिफिक रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं। फिर आता है हमारा माक 5। अप टू 5 मार्क जब आप ट्रैवल करते हैं तो उसको बोलते हैं सबसोनिक, सुपरसोनिक। पहले हम सबसोनिक ट्राई कर रहे थे, सबसोनिक ट्रैवल कर रहे थे, अब हम जा रहे हैं सुपरसोनिक। जब सुपरसोनिक जाते हैं तब हम 1235 किलोमीटर से लेके 1235 इंटू 5 टाइम स्पीड तक जाते हैं, समवेयर अराउंड 6180 किलोमीटर और 6200 किलोमीटर की स्पीड तक जाते हैं। 6200 किलोमीटर पर आवर, अगर ये स्पीड से जा रहे हैं तो तब तक हम हैं सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर। और जब हम सुपरसोनिक स्पीड क्रॉस करते हैं, जब हम सबसोनिक स्पीड से माक 1 जो सुपरसोनिक स्पीड पे जाते हैं, तब क्या होता है, हम साउंड से फास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं, ऑलमोस्ट साउंड की स्पीड तक पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है, जो साउंड रिलीज हो रहा है वो एयरक्राफ्ट को क्रॉस नहीं कर पाता, उससे पहले एयरक्राफ्ट साउंड को कैचअप कर लेता है। साउंड चारों डायरेक्शन में मूव होता है, प्रेशर वेव होती है साउंड की, मीडियम को कंप्रेस करते जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, यहाँ से साउंड रिलीज हुआ, लेकिन एयरक्राफ्ट खुद साउंड की स्पीड पे पहुंच गया है, तो एयरक्राफ्ट के साथ ही वो साउंड की वेव्स जो है ट्रैवल हो रही है। तो जितना एयरक्राफ्ट साउंड रिलीज कर रहा है, वो सारी वेव्स उसके साथ ही साथ रह रही है, कहीं जा नहीं पा रही है, उसके साथ ही वो ट्रैवल कर रही है। तो ये जो ट्रैवल है वो यहाँ पे क्या बन जाता है, वेव फ्रंट। पीछे तो साउंड इजीली ट्रैवल हो जाएगा, लेकिन आगे एयरक्राफ्ट कैचअप कर रहा है प्रेशर वेव्स को। यही प्रेशर वेव जब बहुत ज़्यादा मिल जाती है सुपरसोनिक स्पीड पे, क्योंकि अब एयरक्राफ्ट जो है वो साउंड से भी तेज हो गया है, तो क्या होता है, ऐसा एक हमारे पास होता है सोनिक बूम। ये विजिबल सोनिक बूम है, जहाँ पे प्रेशर वेव्स जो है हमारी वो क्या हो गई है, कंबाइंड हो गई है। बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो गया है, कंप्रेशन हो गया है साउंड वेव्स का। और अभी क्या हो रहा है, एयरक्राफ्ट इससे आगे निकल गया, एक सोनिक बूम होगा, बहुत बड़ा साउंड आएगा इन प्रेशर वेव के रिलीज से, और फिर एयरक्राफ्ट जो है वो पीछे ही साउंड रिलीज कर पाएगा। आगे क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत स्पीड से जा रहा है तो साउंड वेव्स उसको कैच नहीं कर पाएगी, क्योंकि साउंड की लिमिट होती है स्पीड ऑफ साउंड 1235 किलोमीटर पर आवर। और जब सुपरसोनिक से ऊपर आप जाते हैं, माक 5 हमारा जो था, तब तक हम थे सुपरसोनिक में, उससे ऊपर अगर जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, हाइपरसोनिक चले जाएंगे हम। हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक स्पीड पे चले जाते हैं। जब स्पीड ग्रेटर देन माक 5 होती है, वी आर एट हाइपरसोनिक स्पीड्स। इनको सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर आते हैं हम डिफरेंट टाइप के इंजिन्स पे, क्योंकि हम सुपरसोनिक सबसोनिक समझ चुके हैं। एक होता है हमारा टर्बोजेंट और टर्बोफैन इंजन, जहाँ पे क्या होता है, ये एक फैन है जो एयर को पुल करता है, पुल्स एयर। एयर क्या करती है, यहाँ पे फ्यूल प्लस एयर मिक्स होके क्या करते हैं, कंबशन करते हैं। कंबशन होगा, कंबस्टेड एयर पीछे जाएगी, ये जो पूरा थ्रस्ट पीछे निकल रहा है, ये जो पूरी एनर्जी पीछे रिलीज हो रही है कंबशन की वजह से, ये क्या क्रिएट करेगा, थ्रस्ट। और हमने जाना है यहाँ से पीछे निकल रही है, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थ्रस्ट कहाँ पे लगेगा, इस डायरेक्शन में। ये कब चाहिए हमें, सारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट, सारे फाइटर एयरक्राफ्ट आज जो इंजन यूज कर रहे हैं वो ये वाला इंजन। आगे एक फैन है, पहले एयरक्राफ्ट मूव होने से पहले फैन एक स्पीड अचीव करता है, बहुत सारी एयर अंदर जाती है, फिर इंजन को स्टार्ट किया जाता है, कंबशन होता है, पीछे एनर्जी निकलती है और आगे की साइड पे थ्रस्ट लगता है। ये जो आगे थ्रस्ट लग रहा है वही एयरक्राफ्ट को प्रोपेल कर रहा है। फिर आपके जो विंग्स हैं वो एरोडायनामिकली एक्टिव हो जाएंगे और विंग्स पे लिफ्ट लगेगी, एयरक्राफ्ट ऊपर मूव होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ और इंजन टाइप्स होते हैं। ये एक रैम जेट इंजन है और दूसरा उसी का वर्जन है स्क्रैम जेट इंजन। स्क्रैम जेट का फुल फॉर्म होता है सुपरसोनिक रैम जेट, सुपरसोनिक रैम जेट इंजन। यहाँ पे क्या चेंज है हमारे पास, हमारा जो टर्बोफैन इंजन था वो जब हमारे स्टेशनरी थे तब हमें ज़रूरत थी कि कोई एयर अंदर है, पीछे कंबशन हो और फिर जो एनर्जी रिलीज होगी उससे हमें थ्रस्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम ऑलरेडी फ्लाइट में है, ऑलरेडी अगर हम मूव कर रहे हैं और हमें इंजन स्टार्ट करना है,
ऐसा कब होगा? जब हमारी मिसाइल्स एयरक्राफ्ट के नीचे लगी होती है, राइट। मिसाइल्स में ये चीज़ें होती हैं, मिसाइल्स जो होती हैं वो एयरक्राफ्ट के नीचे लगी होती है, ठीक है। ऑलरेडी ट्रैवलिंग, तो उनको फैन की जरूरत नहीं होती एयर पुल करने के लिए। जो फैन यहाँ पे था, ये फैन की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हमारा मिसाइल ऑलरेडी एयरक्राफ्ट के नीचे लगा हुआ है, ऑलरेडी मिसाइल एक स्पीड पे जा रहे हैं। जैसे ही मिसाइल को रिलीज करेंगे, ये वाली एयर तो अंदर आ ही रही थी, तो इसी ऑलरेडी इनकमिंग एयर को हम अंदर लेंगे और यहाँ पे कंबशन करेंगे और थ्रस्ट प्रोड्यूस करेंगे। पीछे एनर्जी जाएगी, आगे आएगा हमारा थ्रस्ट। कंबशन होकर सारा फोर्स पीछे जा रहा है, ये पीछे वाला फोर्स आगे धक्का देगा, जो होगा हमारा थ्रस्ट। इसी के वर्जन को, रैम जेट के वर्जन को, अगर आपको स्क्रैम जेट बनाना है, सुपरसोनिक स्पीड्स पे आपको जाना है, सुपरसोनिक रैम जेट इंजन एंड सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक भी अगर आगे जाके जाना है, हाइपरसोनिक, दोनों में अगर जाना है तो आपको क्या चाहिए? एक दूसरे टाइप की डिजाइन चाहिए जहां पे ये जो इंजन है इसको होल्ड कर सकता है। इतनी एनर्जी, इतनी स्पीड पे जब आप जा रहे हैं 6000 7000 किलोमीटर की स्पीड पे, या फिर उसको क्रॉस करके जाना चाहते हैं, तो उतनी एनर्जी जब आप होल्ड कर सकते हैं एज ए इंजन, तो क्या है आपके पास ये है। इसमें क्या है, बहुत सारी एनर्जी आएगी, कंप्रेस होगी यहाँ पे, कंप्रेस के अंदर फ्यूल जाएगा, कंबशन होगा और पीछे एक्सपांशन होगा। यही एक्सपांशन जो है एयरक्राफ्ट को यहाँ पे थ्रस्ट देगा। सो रैम जेट, जब हम ऑलरेडी मोशन में है, एयर ऑलरेडी आ रही है, फैन की जरूरत नहीं है, लेस मूविंग पार्ट्स है इसके अंदर, मतलब लेस वेट है, लेस मूविंग पार्ट्स, ज्यादा स्पीड पे जा सकता है, ज्यादा फेलियर का चांस बहुत कम है, सिर्फ कंबशन करना है, एयरक्राफ्ट मूव कर जाएगा। ओके। रेगुलरली कमर्शियल एयरक्राफ्ट वगैरह में हम यूज करते हैं टर्बो फैन और टर्बो जेट इंजन, जहाँ पे एक फैन लगा होता है। लेकिन जो मिसाइल्स होती है उसमें हम रैम जेट इंजन का यूज करें। स्क्रैम जेट इंजन अभी कहाँ है? टेस्ट्स में है, दिस इज स्टिल इन टेस्टिंग फेज। अभी तक स्क्रैम जेट इंजन यूज होना शुरू नहीं हुए हैं, आगे जाके यूज होने वाला है, दैट इज द स्क्रैम जेट इंजन। आगे चलते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जी फोर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ जी फोर्स। नाउ व्हाट इज जी फोर्स? देखिए, जब हमारी बॉडी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तभी मेरी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है? जितना ग्रेविटी का फोर्स है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे जितना ग्रेविटी पुल कर रही है उतना ही मेरे पे फोर्स लग रहा है। सो माई हार्ट, माई बॉडी इज डिजाइन टू हैंडल दिस फोर्स। मैं जेनेटिकली बायोलॉजिकली कैपेबल हूँ, इवॉल्व हूँ, मेरी बॉडी इवॉल्व है, इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो इवोल्यूशन ह्यूमैनिटी का चल रहा है उसमें, कि मैं ये फोर्स को हैंडल कर सकता हूँ। दैट इज द जी फोर्स। सो जी फोर्स, 1g इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। लेकिन अगर आप कहीं पे मूव कर रहे हैं, सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो आप पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? आइए देखते हैं। देखिए, अगर आप ये डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो आप पे क्या था? मोमेंटम था आपके पास, किस मोमेंटम। सेकेंडली आपके पास क्या था? आपके पास अभी एक इनर्शिया है। इनर्शिया मतलब आप उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि मैं सपोज यहाँ पे जा रहा हूँ, अभी मैं खड़ा हूँ तो मैं खड़े रहना चाहता हूँ। जब मुझे फोर्स लगेगा तो जब तक मेरी बॉडी फ्रिक्शन के फोर्स को ओवरकम नहीं करेगी, उतना फोर्स नहीं लगेगा, तब तक मेरी बॉडी इनर्शिया में है। उसके बाद मेरी बॉडी का हर पार्ट जो है वो मोमेंटम पिकअप करेगा जो फोर्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब सपोज आप व्हीकल पे जा रहे हैं, आप ब्रेक लगाते तो आपकी बॉडी जो है आगे स्लाइड होती है। क्यों स्लाइड होती है? क्योंकि आपकी बॉडी वही मोमेंटम में आगे जाना चाहती है। ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया। इनर्शिया हमारे पास, इनर्शिया है हमारे पास, मोमेंटम है। 3 लॉस थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्लीज इग्नोर इफ आई मिस्टेकन इट। इनर्शिया वाज वन ऑफ देम, मोमेंटम एंड इनर्शिया। सो इनर्शिया है बॉडी के अंदर। अभी सडनली ये बॉडी को हम इस डायरेक्शन में जाते हुए सडनली यहाँ पे व्हीकल को मूव कर दे, ठीक है। एयरक्राफ्ट है, इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में मूव हो गया, तो क्या हो गया? ये डायरेक्शन में क्या लग गया? इनर्शिया लग गया। यहाँ पे जो पर्सन है उसको इस डायरेक्शन में इनर्शिया का फोर्स लग रहा है। क्यों फोर्स लग रहा है? क्योंकि बॉडी जो है ये डायरेक्शन में जाना चाहती है और एयरक्राफ्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव हो गया। एयरक्राफ्ट कहते हैं इंजन से थ्रस्ट है, एयरक्राफ्ट जैसे विंग रोटेट किया, एयरक्राफ्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, राइट। लेकिन जो अंदर ह्यूमन बैठा है उसकी बॉडी ऑलरेडी ट्रैवल कर रही थी, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? जी फोर्स लगेगा। तो डिपेंडिंग वो कितनी स्पीड से जा रहे हैं, कितना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, उनके ऊपर एक जी फोर्स लग रहा है। एक और कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं कि सपोज आप एक सर्कल में जा रहे हैं और रोटेट हो रहे हैं, राइट। तो क्या हो गया? ये हो गया आपका सेंटर ऑफ सर्कल, ये हो गया आपका रोटेशन। तो आपके ऊपर क्या लग रहा है? यहाँ पे आपके ऊपर लग रहा है आउटसाइड, इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और रिवर्स फोर्स जो आपके लग रहा है, जो आपको सेंटर से अटैच रखता है, वो होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपको आगे लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपको पीछे खींच रहा है, ठीक। ये दोनों का जब बैलेंस होता है तो आप एक ही सर्कल में घूमते रहते हैं।
लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता जाएगा, तो आपकी बॉडी एवरी मोमेंट पे जो डायरेक्शन चेंज हो रही है उसको रेजिस्ट करेगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया, तो आपके ऊपर जी फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग आप कौन सी स्पीड पे जा रहे हैं इनर्शिया की वजह से। देखिए तो कैसा होता है, आपकी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती मोर देन 2G, ठीक है, 1G से 2G जाते जाते हालत खराब हो जाती है सेंसिटिव लोगों की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हालत खराब होती है। लेकिन एयरक्राफ्ट के अंदर आप देखिए कितना जी फोर्स लगता है, यहाँ पे कितना है, ये रिकॉर्डेड वर्जन है 7.61G है, पायलट है उनकी ट्रेनिंग हो रही है, एयरक्राफ्ट को मूव करते वक्त उनकी कितनी हालत खराब हो रही है आप देख सकते हैं। right? इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेज जो होता है आपका कुछ जी के ऊपर जाने के बाद फर्स्ट स्टेज होता है टनल विजन, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है जी फोर्स हैंडल करने की, इनको ट्रेन किया गया है इसलिए 7.9G1 तक अभी आंख खोल पाए, अगर हम 7.9G1 तक जाएंगे तो वी विल लूज अवर कॉन्शियसनेस। पहले होता है टनल विजन, आपको सिर्फ थोड़ा सा दिखेगा, आप जैसे अभी पूरा मैं क्लास देख पा रहा हूँ, उसमें क्या होगा, मैं सिर्फ इतना ही नैरो देख पाऊंगा जितना मेरी आइस का स्ट्रेट विजन है उतना ही मुझे दिखेगा, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं दिखेगा, बाकी सब ब्लर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे जी फोर्स बढ़ेगा सेकंड विल बी ग्रे आउट, ठीक है, सब मुझे ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगेगा, ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगेगा सेकंड पॉइंट पे, जी फोर्स बढ़ रहा है, मेरी बॉडी कैपेबल नहीं है हैंडल करने के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है। थर्ड थिंग विल बी ब्लैकआउट, कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाएगा, ठीक है, ब्लैकआउट हो गया मीन्स कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, नो विजन, यहाँ पे कोई विजन नहीं है मेरे पास, नो विजन। फोर्थ होगा हमारा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मेरा हार्ट जो है ब्लड पंप कर रहा है, जैसे ही इनर्शिया बढ़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा जी फोर्स बढ़ेगा, मेरे हार्ट की कैपेसिटी पंपिंग की स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि मेरा हार्ट डिजाइन है, इवॉल्व है कि मैं 1G के फोर्स के आसपास जो है काम कर सकूँ। 1G से फोर्स कम होता है, स्पेस में जाते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम होती है कि बॉडी जो है स्वेल करना शुरू कर देती है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है बॉडी को होल्ड करने के लिए। सिमिलरली जी फोर्स बढ़ता जाता है तो बॉडी कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं, ठीक है, हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पाता, फंक्शन नहीं करता, इसलिए ब्लड मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करेंगे और डेथ भी हो सकती है इन सर्टेन सिनेरियो, डेथ। तो डिपेंडिंग ऑन द हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ जी फोर्स लोगों के ऊपर अलग अलग डिफरेंसेस होगा, बॉडी भी डैमेज हो सकती है, सडनली जी फोर्स चेंज हो गया, आपकी बॉडी कैपेबल नहीं है तो नेक ब्रेक हो सकता है, ये सब चीजें भी हो सकती है। इसलिए क्या होता है, विंग सूट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट चलाने वाले लोग विंग सूट पहन के एयरक्राफ्ट चलाते हैं, जो उनके बॉडी को हर जगह पे सपोर्ट देते हैं ताकि जी फोर्स चेंजेस होते रहे अलग अलग डायरेक्शन में, तो उनकी बॉडी उसको होल्ड कर पाए, कहीं पे फ्रैक्चर वगैरह ना हो जाए। ये ज़्यादा ट्रेंड है, ये जो पायलट दिखाई गए हैं यहाँ पे, सो वो 7.61G का फोर्स हैंडल कर पा रहे हैं, दिस इज ह्यूज। एक स्पोर्ट होता है F1 विच इज फॉर्मूला 1 रेसिंग, इसमें कैसा होता है, ऐसे एक ट्रैक होता है हमारे पास, ट्रैक में सडनली यहाँ पे बहुत किलोमीटर, जैसे 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बॉडी कार जा रही होती है, सडनली कार एक ब्रेक लगाती है और फिर फुल स्पीड में यहाँ से टर्न करती है कार, राइट, ऐसे करके गाड़ी निकल जाती है। तो जब ये डायरेक्शन में बॉडी जा रही है तो पहले इनको जी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फिर जब कार मूव हो गई तो इनको, क्योंकि बॉडी यहाँ पे जा रही थी कार इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इनको जी फोर्स यहाँ पे लगेगा, तो ये जो कंटिन्यूसली जी फोर्स का चेंज होता है, तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है फॉर्मूला 1 जिसमें जो ऑन ग्राउंड एथलीट्स हैं, ऑन ग्राउंड ड्राइवर्स हैं, वो भी बहुत सारा जी फोर्स हैंडल करने की कैपेसिटी बचपन से ट्रेन करते हैं, जैसे जैसे उनकी कार्स की स्पीड बढ़ती जाती है उनकी एबिलिटी जी फोर्स हैंडल करने की बढ़ती जाती है। बाकी जनरली हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स, फिर फाइटर जेट एयरक्राफ्ट ड्राइव करने वाले, इन लोग की कैपेसिटी और ट्रेनिंग होती है जी फोर्स हैंडल करने की। आप एक बेसिक रोलर कोस्टर में भी बैठते हैं और सडनली रोलर कोस्टर डायरेक्शन चेंज करते हैं तो आपकी बॉडी पे जो वेट लगता है, आप सीट के साथ चिपक जाते हैं, वो भी जी फोर्स ही है, 1G से ज्यादा आपके ऊपर फोर्स लग रहा है और आपकी बॉडी इनर्शिया की वजह से एक डायरेक्शन में पुश हो रही है। This is another see. First he was really happy, बहुत खुश थे, सेकेंडली सडनली क्या हो गया, यहाँ पे ग्रे आउट, ब्लैक आउट होना शुरू हो गया, कहीं पे टनल विजन हुआ होगा, पहले बहुत खुश थे, ये हो गया लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि इनकी बॉडी हैंडल करने के लिए रेडी नहीं थी, ट्रेंड नहीं थी। पीछे ये जो है ये ट्रेंड है, सो ही इज लाफिंग, ये एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बॉडी जो है इनकी ज्यादा जी फोर्स हैंडल करने के लिए ट्रेन है, रेडी है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जी फोर्स। टनल विजन, ग्रे आउट, ब्लैक आउट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में सेंसिटिव बॉडी है, अगर ऑर्गन डैमेज बहुत ज्यादा है तो डेथ भी हो सकती है आपकी। लिफ्ट का कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था उसके बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, देखिए कि एयरक्राफ्ट जो है जो अलग होते हैं, यहाँ पे दो डिजाइन है हमारे पास, एक है डेल्टा विंग डिजाइन। डेल्टा विंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दसॉल्ट रफाल है, हमें अभी जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव से चीजें कवर कर रहे हैं। तो दसॉल्ट रफाल का ये देखिए,
इनका जो विंग है ये इस तरह का होता है, इसको कहते हैं डेल्टा विंग। एक ट्राइंगुलर शेप होता है अगर विंग का तो उसको डेल्टा विंग कहते हैं। एक अच्छा वाला थोड़ा ब्रॉड ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा है तो उसको कहेंगे हम एक टाइप का डेल्टा विंग डिजाइन। यहाँ पे क्या होता है, बॉडी जो है उसके कंपैरिजन में विंग बहुत बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है मोर लिफ्ट जनरेट कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में, मोर वेट कैरी कर सकते हैं, वेट टू थ्रस्ट रेशियो। क्यों? क्योंकि लिफ्ट बहुत ज़्यादा है तो थोड़े कम थ्रस्ट टाइम में भी ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हैं। कुछ ऐसे टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं। इनका क्या होता है, इनकी मनोवेबिलिटी अच्छी होती है, ज़्यादा क्विकली मूव कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। फिर हमारे पास क्या होता है, ये एयरक्राफ्ट है हमारा सुखोई Su-30 मार्क 1। ये ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट है, ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है, ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है, वेपन्स बहुत सारे कैरी कर सकता है, अपनी इस विंग के नीचे बहुत सारे वेपन्स कैरी कर सकता है। लेकिन इसका विंग आप देखेंगे तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की तरह होता है, ठीक। इसे नॉर्मल विंग कहा जाता है, नॉर्मल और कॉन्ड्रेड विंग भी कहा जाता है, नॉर्मल और कॉन्ड्रेड विंग। इस टाइप के जो विंग्स होती है इनका मेन फोकस होता है, मैन्युवरेबिलिटी तो होती है लेकिन वो अल्टीमेट गोल नहीं होता। इनका होता है ये मल्टी रोल कर पाए, अटैक भी कर पाए, डिफेंस भी कर पाए, स्लो भी जाए, फास्ट भी जाए, क्लाइंब भी करे, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें करें। दूसरा एक होता है एडिशनल मैन्युवरेबिलिटी के लिए यहाँ पे 2 छोटे विंग ऐसे ऐड किए जाते हैं। दोनों एयरक्राफ्ट में हमारे पास ऐसे छोटे विंग, ये क्या करते हैं, ये नोज को बेटर कंट्रोल करते हैं। नोज क्या होता है, एयरक्राफ्ट का आगे वाला पोर्शन। नोज जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में पूरी बॉडी जाएगी, क्योंकि एरोडायनामिक्स नोज से पीछे की साइड फॉलो करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इसको कैनार्ड्स कहा जाता है, कैनार्ड्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये सटलिटी देते हैं एयरक्राफ्ट। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली कितना जाना चाहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कैनार्ड्स होता है हमारे पास। जिस एयरक्राफ्ट में आगे कैनार्ड्स है वो ज़्यादा मनोवरेबल होता है। लेकिन रफाल जो है वो कैसा है, एक डेल्टा विंग डिज़ाइन। ऐसा सिमिलर हमारे पास कौन सा है, तेजस। हमारा तेजस एयरक्राफ्ट भी हमने कैसे बनाया है, इस डिज़ाइन पे बनाया है, ताकि क्या हो, हमारे पास जो है एक एयरक्राफ्ट मिले कि जो अपने वेट के कंपैरिजन, अपने थ्रस्ट के कंपैरिजन में, जो इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस करे उसके कंपैरिजन में ज़्यादा वेट कैरी कर सके। और नीचे जो है हमारे पास क्या है, बहुत बड़ा एक वेपन्स बे हो, छोटे एयरक्राफ्ट में भी। यहाँ पे क्या है, एयरक्राफ्ट बड़ा है इसलिए बहुत सारा वेपन्स बे है, यहाँ पे छोटे एयरक्राफ्ट में भी बड़ा वेपन्स बे है। और कैनर्स ऐड किए हैं रफाल और सुखोई, जो उसको ज़्यादा मनोवेबिलिटी देते हैं। ये 2 एयरक्राफ्ट है हमारे पास, दोनों ही समवेयर अराउंड 4.5 जनरेशन है। जनरेशंस में दूसरे टॉपिक में कवर कर रहा हूँ। दिस इज दी रेडार, ठीक है। हमने नोज की बात की, यहाँ पे नोज, तो नोज में होता है रेडार। रेडार क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आप क्या करेंगे, आप रेडियो वेव्स रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो किसी बॉडी से स्ट्राइक होके वापस आएगी, ठीक है। स्ट्राइक होके वापस आएगी तो उसको बोलेंगे डिटेक्शन, ठीक है। स्ट्राइक होगी सम बॉडी। रेंजिंग क्या होता है, डिस्टेंस मेजर करना, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। सो आपका जो रेडार है उसमें से आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज की, वो आगे वाली डायरेक्शन में गई, कहीं पे कोई ऑब्स्टेकल आया वहाँ पे टच होके वापस आ गई। अगर माउंटेन पे टच होके वापस आ रही है तो आपको पता चलेगा आगे इतने डिस्टेंस पे माउंटेन है। अगर कोई छोटा सा एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर सिग्नल्स टच होके वापस आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा एक एयरक्राफ्ट है कितने डिस्टेंस पे है। सो आपका 2 काम है, डिटेक्शन एंड रेंजिंग फ्रॉम रेडार। रेडार कहाँ पे लगा होता है, एयरक्राफ्ट के नोज के पीछे लगा होता है। ये नोज है आपका, नोज के अंदर यहाँ पे क्या होता है, एयरक्राफ्ट होता है। इससे क्या होगा, यहाँ से सिग्नल्स जाएंगे, अगर कोई बॉडी यहाँ पे है तो यहाँ से जो वेव्स गई वो यहाँ से डिटेक्ट होकर वापस आएगी। इससे क्या पता चलेगा, डिटेक्शन होगा, और फिर इसको टाइम को मेजर करके हम रेंजिंग कर सकते हैं। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, तो साउंड रेडार है तो साउंड की मदद से पता चलेगा कितने टाइम में साउंड गया वापस आया, तो साउंड की मदद से पता चलेगा कि कितना दूर है ऑब्जेक्ट। अगर हम लाइट की स्पीड वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज रहे हैं तो उससे भी हमें पता चलेगा। दिस इज अ रेडार। अभी रेडार में क्या है, द मोस्ट मॉडर्न रेडार इज AESA रेडार। मोस्ट मॉडर्न रेडार इज AESA रेडार। AESA इज एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार। ये किस टाइप के रेडार होते हैं, जैसे ही वर्ड्स है इलेक्ट्रॉनिकली, सो एक तो अपने आप ही एक्टिवली खुद के खुद रेडार जो होता है वो कंटिन्यूसली स्कैनिंग करता रहेगा और आपको डेटा देता रहेगा, आपको खुद रेडार को एक्टिवेट डीएक्टिवेट नहीं करना है। सेकेंडली स्कैन्ड अरे क्या होता है, एक टाइप का AESA जो रेडार होता है वो इस टाइप का होता है, बहुत सारे रोज, बहुत सारे कॉलम्स में जो रेडार बनाया गया होता है।
ठीक है, एक ही रेडार और एक ही रिसीवर नहीं होता, बहुत सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल रेडार्स होते हैं। इसमें आप डॉट्स देख सक रहे हैं, ये तो छोटे छोटे रेडार्स और रिसीवर्स होते हैं जो हर एक अपने आप में सिग्नल भेजने और लेने के लिए कैपेबल होता है। सो आपका अगर एक मॉड्यूल खराब भी हो गया तो आपके पास दूसरा मॉड्यूल भी है जो रेडार को भेज के अपने आप को वापस लेके आ सकता है आपके लिए। दैट इज एन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे। आज का सबसे मॉडर्न रेडार है, लेकिन अभी इंडिया के पास अपना खुद का नहीं है। हम जो है AESA रेडार अभी इजराइल का यूज कर रहे हैं, राइट। इंडिया इज करंटली यूजिंग इजराइल्स AESA रेडार। हमारा खुद का AESA रेडार है उत्तम AESA रेडार, जो कि इंडियन ओरिजिन है। इसको हम किस में लगाने वाले हैं? इसको हम हमारे तेजस एयरक्राफ्ट में लगाने वाले हैं। आने वाले जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसके अंदर AESA उत्तम AESA रेडार लगने वाला है, इंडिजिनियसली बिल्ड बाय DRDO। सी दिस इज हाउ इट इज। सिंथेटिक अपर्चर रेडार मतलब आप अपना कितना डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं, कितना रीजन कवर करना चाहते हैं, ये सब इसमें सिंथेटिक होता है। पहले से प्री डिफाइंड नहीं होता, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दैट इज द सिंथेटिक एडजस्टर रेडार। नॉन कोऑपरेटिव टारगेट रिकॉग्निशन मतलब कोई ऐसा टारगेट है, कौन फ्रेंड है कौन फो है, ऐसा नहीं कि एक एयरक्राफ्ट है और इतने डिस्टेंस पे नहीं। एयरक्राफ्ट क्या हमारा फ्रेंड है, एयरक्राफ्ट क्या हमारा एनिमी है, इसको भी डिटेक्ट कर पाता है। सेकेंडली हमारे क्या है, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। थर्ड AESA रेडार कुछ इस टाइप से होता है और कुछ ऐसे माउंटेड होता है। तो क्या होता है, उसको हम अलग अलग डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो उसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा है। नोस पे तो हमने रेडार लगाया है, लेकिन सिर्फ आगे नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा मूव होकर पीछे की साइड भी स्कैनिंग कर सकता है, साइड में भी स्कैनिंग कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो बहुत बड़ा फील्ड ऑफ व्यू हो जाता है AESA रेडार का। सो ऐसा एक AESA रेडार उत्तम AESA हम बना रहे हैं। इतने सारे ट्रांजिस्टर मॉड्यूल्स है, 1280 बाय 960 ट्रांजिस्टर मॉड्यूल्स है। अरे है एक रोज एंड कॉलम्स है बहुत सारे। रेडार की बात चल रही है तो कॉन्सेप्ट आएगा रेडार क्रॉस सेक्शन। रेडार क्रॉस सेक्शन क्या होता है? आगे हमने ड्रैग देखा था। ड्रैग में मैंने क्या बोला था, अगर एक सर्कल है तो सर्कल में इस तरह से एयर पास होगी, राइट। सर्कल मोर एरोडायनामिक है स्क्वायर के कंपैरिजन में। अगर स्क्वायर देखे तो स्क्वायर में सब कुछ हिट हो रहा है, सारी एयर, लेकिन सर्कल में कुछ मूव हो रहा है, कुछ हिट हो रहा है। और ये भी जो है, क्योंकि सर्कल एक स्फीयर है तो ये भी कहीं यहीं से पास हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी मूव होगी लेकिन पास हो जाएगी। लेकिन रेडार में हमारे पास क्या होता है, इफ आई हैव अ रेडार और अगर मैं सर्कल पे मार रहा हूं तो रेडार वेव्स क्या होगी, पीछे वापस जाएगी, डिफ्लेक्ट होगी। रेडार वेव्स क्या हो जाएगी, वापस जाएगी, डिफ्लेक्ट होगी। रेडार वेव्स क्या हो जाएगी, वापस जाएगी, डिफ्लेक्ट होगी, अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। तो जितनी वेव्स वापस गई, जितना आपका रेडार जो है आपने अपनी बॉडी से डिफ्लेक्ट होने दिया, वो आपका रेडार क्रॉस सेक्शन होता है। जितना ज्यादा आपका रेडार क्रॉस सेक्शन है उतना आप इजीली डिटेक्टेबल होते हैं। आप इजीली दूसरे किसी एयरक्राफ्ट के रेडार से डिटेक्ट हो जाएंगे। दूसरे किसी ग्राउंड रेडार से, अगर कोई एनिमी आपके एयरक्राफ्ट को नीचे से कैप्चर कर रहा है ग्राउंड रेडार से, तो आप कैप्चर हो जाएंगे। ये एक रेडार क्रॉस सेक्शन का फोटो है, ठीक है। कितना रेडार आपने रिफ्लेक्ट किया, कितना रेडार पास हो गया। ये ऊपर के रेडार सिग्नल्स पास हो जाएंगे, ये दो सिग्नल्स कहाँ जाएंगे, वापस जाएंगे। ये दो सिग्नल्स से आप डिटेक्ट हो जाएंगे। इससे भी आप दूसरी जगह पे डिटेक्ट होंगे। सपोज आप एक स्क्वायर थे तो जितना भी रेडार सिग्नल्स आया सब रिफ्लेक्ट हो गए, जितना भी रेडार सिग्नल आया सब रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो जितना रेडार क्रॉस सेक्शन ज्यादा, उतना आप ज्यादा इजीली डिटेक्ट हो जाएंगे। आप स्टेल्थ नहीं है, स्टेल्थ मतलब आपकी छुपने की कैपेसिटी बहुत कम है, ठीक है। लोअर स्टेल्थ मैं आपको लिख देता हूं, मोर रेडार क्रॉस सेक्शन, therefore मोर डिटेक्टेबल, आप इजीली डिटेक्टेड हो जाएंगे, एंड लेस स्टेल्थ। स्टेल्थ मतलब हाइडिंग एबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट बहुत छोटा होता है तो 0.01 मीटर स्क्वायर उसका क्या होता है, रेडार क्रॉस सेक्शन। उतने रीजन में अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है रेडार से तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, उसके आसपास नहीं जाएगी। उतना ही रीजन वो ब्लॉक कर रहा है। एक बर्ड है तो वो 0.1 मीटर स्क्वायर 10 टाइम्स है एक इंसेक्ट से। इंसेक्ट के कंपैरिजन में बर्ड का रेडार क्रॉस सेक्शन। ये एक एयरक्राफ्ट है F117 यूएसए का एयरक्राफ्ट है, इसका है 0.03, मतलब ये इंसेक्ट जितना कम रेडार क्रॉस सेक्शन है इसका। क्यों इतना कम रेडार क्रॉस सेक्शन है? क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे एयरक्राफ्ट को एरोडायनामिकली डिजाइन किया गया है और एयरक्राफ्ट को इस तरह से डिफाइन किया है कि जो रेडार है वो डिफ्लेक्ट हो जाए, वापस कम जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा बड़ा एयरक्राफ्ट, लेकिन इसको डिजाइन इस तरह से करा गया है। साइड वेव से अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से एयरक्राफ्ट डिजाइन किया गया है। ये इसका साइड पार्ट है, ये फ्रंट है, ये साइड है। तो रेडार आपका जो आएगा वो बहुत सारा जो है अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इसका जो नोज टिप है यहाँ से ही कुछ रेडार वापस जाएगा, ठीक है। अगर कोई रेडार अगर कोई और डायरेक्शन से आ गया, नीचे से देखेंगे तो शायद ज़्यादा दिखेगा, लेकिन सामने से अगर आप देखें तो रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है इसका।
फिर एक F-35 अभी बात चल रही है, इंडिया यूएसए से शायद F-35 खरीदने वाला है, तो उसका भी है 0.05 मीटर स्क्वायर, बहुत ही कम रेडार क्रॉस सेक्शन। फिर हमारे पास B-2 करके एक बॉम्बर है, इतना बड़ा प्लेन है फिर भी रेडार क्रॉस सेक्शन सिर्फ 0.05 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि हमको छुपे रहना है, हमको दिखना नहीं है एनिमी एयरक्राफ्ट को या एनिमी रेडार को। F-16 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो है पुराने जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, लेस एरोडायनेमिक और 1970s के आसपास बना हुआ एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ये जो F-35 है ये कब बना है, ये 2000s में बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है। और ये F-117 और B-2 ये जो थे वो पहले के टाइम के बहुत ही एडवांस्ड और थोड़े एक्सपेरिमेंटल टाइप के एयरक्राफ्ट थे, ठीक है, मास प्रोड्यूस नहीं हुए थे। F-16 मास प्रोड्यूस हुए थे, पाकिस्तान यूज करा है, लो एरोडायनेमिक है, 4 मीटर स्क्वायर का इसका क्या है रेडार क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर मैं सामने से देख रहा हूँ, मैं रेडार सिग्नल्स भेज रहा हूँ तो 4 मीटर स्क्वायर जितने रेडार क्रॉस सेक्शन वापस आएंगे, मैं इजीली इसको डिटेक्ट कर पाऊंगा। लेकिन कंपैरेटिवली मैं एक F-35 F-117 को डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, ये इसकी है स्टेल्थ एबिलिटी। द स्मॉलर यू आर, जितना छोटा आपका रेडार क्रॉस सेक्शन है उतनी आप ज्यादा स्टेल्थियर है, आप छुप सकते हैं, आप सीक्रेट और डिफेंस में रह सकते हैं। सो इसी से डिफाइन होते हैं जनरेशन। हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास था थ्रस्ट, हमारे पास था ड्रैग, ठीक है, हमारे पास था लिफ्ट, हमारे पास अभी है रेडार क्रॉस सेक्शन RCS, ठीक है, और वेट। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट है, ये पुराने जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। इनमें प्रॉब्लम क्या होती थी, जनरली प्रोपेलर टाइप एयरक्राफ्ट रहते थे, कई बार आगे एक प्रोपेलर रहता था। सेकेंडली एयरक्राफ्ट जो है वो एरोडायनेमिक नहीं था, साउंड बहुत करता था, एरोडायनेमिक नहीं था, थ्रस्ट बहुत कम था, ये सब चीजें प्रॉब्लम थी। वेपन्स बहुत कम कैरी करते थे, इसलिए इसको फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा जाता था। फिर जैसे जैसे जनरेशन बढ़ा, हमारी रेडार क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होती गई, लेस डिटेक्टेबल होते गए हम, हमारा थ्रस्ट बढ़ता गया, हमारा ड्रैग कम होता गया, क्योंकि रेडार क्रॉस सेक्शन कम है, सिमिलरली एरोडायनेमिक ज्यादा है तो ड्रैग हमारे पास कम है। सो ड्रैग भी कम है हमारे पास, थ्रस्ट ज्यादा है, ठीक है, लिफ्ट ज्यादा है, हमारे विंग्स की डिजाइन इस तरह से, रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत लो है, वेट हमारा लो होता जाता है, तो हम एडवांस जनरेशन में बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अभी की बात करें तो अभी वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सारे एयरक्राफ्ट जो है वो समवेयर अराउंड दी 4th जनरेशन है, ठीक है। देखिए ये है F-15 F-16 जनरेशन 4 की मैं बात करूँ, मिराज 2000 और MiG-29, ठीक है। फिर आई जनरेशन 4+, ठीक है, जनरेशन 4+ और जनरेशन 4++, इनको कहा जाता है 4.5th जन भी कहा जाता है, 4+ और 4.1++, ठीक है। फिर आएगी नेक्स्ट जनरेशन 5। जनरेशन 5 में क्या क्या है, हमारे पास यूएसए का F-22 है, यूएसए का F-35 है जो हम परचेस करना चाहते हैं, रशिया का Su-57 है, चाइना का J-20 है जो पाकिस्तान को देने की बात करें, इंडिया आपका खुद का एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है AMCA, विच इज एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हम अपना खुद का बहुत ही लो स्टेल्थ, बहुत ही हाई स्टेल्थ वाला, बहुत ही लो रेडार क्रॉस सेक्शन वाला, हाई लिफ्ट हाई थ्रस्ट वाला एक एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं, जिसमें AESR रेडार होगा और सारे बहुत सारे सिग्नल्स होंगे। तो उससे क्या है, हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी बन नहीं रहा है। इन सब कंट्रीज ने बनाया है, इसलिए यूएसए और रशिया हमें ये दोनों एयरक्राफ्ट ऑफर कर रहे हैं, और चाइना अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को ऑफर कर रहा है। 4.1st जनरेशन में हमारे पास क्या क्या है, इंडिया के पास है, इसके अंदर से रफाल है एक, इंडिया के पास Su-30 है हमारे पास, जो भी एयरक्राफ्ट हमने आगे दो देखे थे। सो 4+ मतलब 4.5 जनरेशन है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हमारे पास एक भी नहीं है। पुराने में से हमारे पास ये है मिराज 2000 और MiG-29। MiG-29 है रशियन एयरक्राफ्ट, रशियन USSR एयरक्राफ्ट है हमारे पास, जो हम मेनली नेवी के लिए यूज करते हैं, मेनली नेवी के लिए यूज करते हैं। मिराज 2000 क्या है, एक फ्रेंच एयरक्राफ्ट है, जिसको हमने 1971 वॉर में यूज किया था अगेंस्ट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज किया था मिराज 2000। Su-37 हमारे पास मैक्सिमम है समवेयर अराउंड 280, रफाल हमारे पास 36 है, अभी परचेस किए हैं, और अभी दूसरे 36 रफाल M हम नेवी के लिए यूज करने वाले। अभी हम देखते हैं कि नेवल और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में डिफरेंस क्या होते हैं। उसके बाद हमारा 4+ जनरेशन में एक आता है तेजस एयरक्राफ्ट, होम ग्रोन तेजस, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वाला तेजस इसके अंदर आता है, राइट। लेकिन अभी इंडक्शन चल रहा है, टाइम लगेगा उसके अंदर आने के लिए, बहुत सारे तेजस अभी हमारे पास नहीं आए हैं। जनरेशन 4 जनरेशन 3 अगर पुराना एयरक्राफ्ट देखें तो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास एक है यहाँ पे MiG-15 है, वैसे एक यहाँ पे था MiG-21, तो हमारे पास एक ऐसा पुराना एयरक्राफ्ट भी था MiG-21 वाला। मोर ओवर उसको जनरेशन 3 में गिन सकते हैं MiG-21 को, उसको हमने क्या कर दिया, डीकमीशन कर दिया है। इसको फ्लाइंग कॉफिन भी बोला जाता था क्योंकि बहुत सारे क्रैश होते थे, लेकिन इसको भी हमने क्या किया है, बहुत सारे वॉर्स के अंदर यूज किया है ऑलरेडी। इन द वॉर ऑफ 1965, इन द वॉर ऑफ 1971, इन द वॉर ऑफ 1962, इन सब में हमने MiG-21 को यूज किया है, लेकिन अभी डीकमीशन हो गए हैं MiG-21।
दूसरी एक बात होती है कॉम्पोजिट मटेरियल्स की। दिस इज अ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, ठीक है। क्या खूबी है इसके अंदर, एक तो इसमें है एवरीथिंग इज एनक्लोज्ड, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन कलर, एवरीथिंग इज एनक्लोज्ड। क्या क्या एनक्लोज्ड है, तो हमारा वेपन्स एनक्लोज्ड है, फिर यहाँ पे हम देखें तो इंजन्स भी एनक्लोज्ड है हमारा, ठीक है। सब कुछ चीज़ें जो भी हम देख सकते हैं वो सब चीज़ें अंदर एनक्लोज्ड है, कुछ भी हम बाहर नहीं देख पा रहे, एवरीथिंग इज एनक्लोज। क्या इससे क्या होगा, हमारा रेडार क्रॉस सेक्शन एक तो कम हो जाएगा, सामने से देखने पे कम चीजें दिखेगी, स्मूदर एयरक्राफ्ट दिखेगा, ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा क्या होगा, एरोडायनेमिक बॉडी है तो हवा जो है बहुत इजीली मूव हो जाएगी, ड्रैग बहुत कम है, सो ड्रैग कम है, वेट कम बनाया है ऑलरेडी, और रेडार क्रॉस सेक्शन कम है। तीसरी चीज क्या है हमारे पास कि हमने जो है इस एयरक्राफ्ट को कॉम्पोजिट मटीरियल्स से बनाया है, ठीक है, कॉम्पोजिट मटीरियल्स। कौन सा एयरक्राफ्ट है, तो ये है एक यूएसए का F-35 एयरक्राफ्ट, सॉरी दिस इज यूएसएस F-22। F-35 सिंगल इंजन है, ये एक F-22 है यूएसए का, F-22 रैप्टर कहा जाता है इसको। तो इसमें क्या है, कॉम्पोजिट मटेरियल्स मतलब मेटल्स, अलॉयज, फिर पॉलीमर्स, फाइबर्स, इन सबको मिक्स करके हम ऐसा मटेरियल बनाते हैं जो कुछ रेडार वेव्स को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, रिफ्लेक्ट करे वो भी चीज़ है, कम जगह पे हिट हो वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन एक कॉम्पोजिट मटेरियल होता है जो क्या करते हैं, रेडार को एब्जॉर्ब करते हैं। रेडार जो है आपका आएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा, उस टाइप का मटेरियल बनाता है। कैसे, तो रेडार रिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि रेडार को कुछ चीज़ें हिट करेगी, लेकिन अगर रेडार को इस टाइप का मटेरियल बने कि रेडार जो है आपके मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करे तो रेडार वापस नहीं जाएगा, हिट भी करेगा लेकिन एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो क्या होता है, कॉम्पोजिट मटेरियल्स यूज होते हैं। ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, प्लस यहाँ पे आगे एक AESA रेडार होगा आपके पास, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, आपके पास बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का फ्लाई बाय वायर होगा। फ्लाई बाय वायर मतलब आप स्टीयरिंग नहीं करेंगे, आप सिर्फ कंट्रोल्स देंगे, इलेक्ट्रॉनिकली जो एयरक्राफ्ट है वो कंप्लीटली स्टीयर होगा। तो आपके पास फ्लाई बाय वायर होगा, हेलमेट के अंदर आपके पास एक डिस्प्ले होगा डायरेक्टली जो आपको दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। प्लस इसके अंदर वेपन्स जो है अंदर स्टोर किए गए हैं। सेकेंडली यहाँ से रीफ्यूलिंग, एक एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के लिए नॉड होता है, तो दूसरे एयरक्राफ्ट जो इससे पहले वाली जनरेशन में उसमें वो नॉड बाहर होता है, तो वो एरोडायनामिक्स खराब करता है, वो रेडार क्रॉस सेक्शन खराब करता है, ड्रैग इंप्रूव करता है, ड्रैग बढ़ाता है, लेकिन इस पे क्या है वो चीज़ नहीं एनक्लोज होती है। लास्ट एक और चीज़ है हमारे पास यहाँ पे जो है, क्या है, हीट ऑफ इंजन। तो हीट ऑफ इंजन का एक प्रॉब्लम है कि हीट ऑफ इंजन जो आपकी है वो पीछे क्या रिलीज करती है, ट्रेल रिलीज करती है इंफ्रारेड रेडिएशन का। क्या रेडिएशन करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन का, इंफ्रारेड रेडिएशन। ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ये इंफ्रारेड रेडार में डिटेक्ट हो जाएंगे, तो पता चलेगा यहाँ पे कोई गर्म चीज़ जा रही है, इंफ्रारेड रेडार उसको डिटेक्ट करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, बहुत ही नैरो जगह है इंजिन्स के बाहर उस हीट को रिलीज होने के लिए। काफ़ी सारी हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत कम चीज़ है जो रिलीज होगी, और सेकेंड जगह ज़रूरत पड़ी तो एयरक्राफ्ट इसको क्लोज भी कर सकता है शॉर्ट टाइम के लिए, तो आपका रेडार जो है इसको ढूंढ ही नहीं पाएगा। सो ये भी एक चीज़ है, राइट। हाईली एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, बहुत ही टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगती है। हम जो हमारा आर्म का डिजाइन करना चाहते हैं वो कुछ इस टाइप का है। तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज अ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। यहाँ पे वेपन्स बे जो है वैसे हिडन होता है, बाहर कोई चीज़ नहीं होती, एयरक्राफ्ट को बहुत स्मूथ बनाया जाता है, हो सके उतना रेडार क्रॉस सेक्शन कम करके, और कॉम्पोजिट मटेरियल यूज करके काफी सारा रेडार जो है एब्जॉर्ब भी किया जाता है। एरोडायनामिक्स भी मच बेटर होती है। यहाँ पे देखिए इंजन जो है एनक्लोज है, सिर्फ इंजन का पीछे का पार्ट ओपन है, उसको भी अगर कहीं कहीं चाहिए तो मिड फ्लाइट में आप क्लोज करके एयरक्राफ्ट की स्पीड को उसी स्पीड पे जाने दे सकते हैं, और रेडार में आप दिखेंगे ही नहीं। यहाँ पे क्या है, इंजन जो है पूरा एक्सपोज्ड है। अगर आप इंजन बंद भी कर देंगे तो ये जो पार्ट है आपका हॉट रहेगा, तो इंफ्रारेड रेडार जो है वो उसको देख पाएगा, इंफ्रारेड वेव्स उसमें से रिलीज होंगी हीट में से, तो वो भी देख पाएंगे। डिफरेंस इन 5th जनरेशन एंड और ओल्डर जनरेशन एयरक्राफ्ट। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये है हमारे पास आर्म का, दिस इज दी आर्म का रेडार, आर्म का एयरक्राफ्ट। आर्म का है टैड BF, दो है हमारे पास। एक है हमारे पास आर्म का विच इज AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये क्या है, ये है टैड BF। टैड BF क्या है, एमकैप के ऊपर ही हम क्या बनाना चाहते हैं, तो हम बनाना चाहते हैं एक टाइप का, हमारे पास हमें चाहिए ट्विन इंजन, 2 इंजन वाला डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। डेक बेस्ड मतलब नेवी के अंदर हमारे क्या होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक के ऊपर जो काम कर सके वैसा एयरक्राफ्ट, डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, ये हम बनाना
चाहते हैं, ठीक है। तो 2 प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आप देखिए, एक मिसाइल डीआरडीओ बना रहा है, एक मिसाइल हम यूएसए से ला रहे हैं, उत्तम AESA रेडार तो हम बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ें बाहर से आ रही, कैसे आ रहा है, यहाँ पे क्या है, इंजिन बाहर से आ रहे हैं, इंजिन यूएस से आ रहे हैं, अभी रशिया भी ऑफर करे हम आपको इंजिन देंगे। फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे ये जो है आपके पास है, पहला तो ब्रह्मोस मिसाइल आप अटैच कर रहे हैं, रशिया के साथ मिलकर बनाई है, लेकिन आप ASRMM मिसाइल ब्रिटेन से लाना चाहते हैं, F414 इंजन जो है वो आप बाहर से लाना चाहते हैं, ये सब भी प्रॉब्लम्स है आम का और उसके साथ, इसलिए जल्दी नहीं बन रहा है पूरा। फिर एक जैमर होता है, जैमर क्या होता है, इतना सारा डेटा आपको भेजता है कि आपका रेडार उसको समझ नहीं पाता है और आपका रेडार ठीक से काम नहीं करता, दैट इज व्हाट अ जैमर इज। रेडार को ठीक से ना काम करने के लिए एक जैमर होता है। कुछ एयरक्राफ्ट पे नजर डालते हैं इंडिया के, क्या है ये, दिस इज अ सुखोई एयरक्राफ्ट, ठीक है, लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट इंडिया का, ट्विन सीटर है हमारे पास, रशिया से हमने मंगाया है, ठीक है, रशियन इन ओरिजिन क्या है हमारे पास, मैक्सिमम हमारे पास यही एयरक्राफ्ट है, 280 प्लस एयरक्राफ्ट है हमारे पास, मेड इन इंडिया, रशिया से आया है लेकिन बनाया हमने इंडिया में, पूरी असेंबली लाइन इंडिया में, असेंबल पूरा इंडिया में किया गया, और अभी धीरे धीरे इसके अंदर हम हमारे खुद के चीज़ें डाल रहे हैं, जैसे AESA रेडार डालने की बात है तो वो हम डाल रहे हैं धीरे धीरे। फिर कुछ चीज़ें जो हम डिजाइन करना चाहते हैं, कुछ एल्यूमिनियम वगैरह बना के हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, ठीक है, इंजिन एक्सेट्रा बाहर से आ रहा है। सेकेंडली हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो ट्विन इंजिन है, यहाँ पे आगे कैनर्ड्स है, ठीक है, कैनर्ड्स जो है उसको ज़्यादा मनोरेबिलिटी देता है, ये देखिए यहाँ से जाके यहाँ तक कैनर्ड्स आते हैं। फिर हमारे पास ट्विन इंजिन है, ट्विन इंजिन, और लार्जेस्ट एंड मैक्सिमम इन नंबर, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है हमारा, मैक्सिमम इन नंबर है, और 4.5 जनरेशन है ये भी, 4.5 जनरेशन। कब से इंडक्ट किया हमने, 2000s में इंडक्ट करना शुरू किया, 2050-55 तक चलेंगे हमारे सुखोइस। दिस इज अनदर इमेज ऑफ सुखोई, यहाँ से एयर जाएगी, टर्बो फैन इंजन, यहाँ पे फैन लगेंगे, फैन हवा को खींचेंगे, यहाँ से हवा का इनलेट है, अंदर कंबशन होगा और पीछे से हमारा एनर्जी एग्जॉस्ट रिलीज होगा और फिर आगे थ्रस्ट लगेगा। ये है कैनर्ड्स, ये है हमारे रेगुलर विंग्स, और क्या है, ट्विन इंजन बेस्ड हमारा एयरक्राफ्ट है। आगे जाए, दिस इज द HL तेजस, क्या है, डेल्टा विंग डिजाइन है हमारे पास, प्लेन के कंपैरिजन में विंग की साइज बहुत बड़ी है, इसलिए मैन्यूवरेबिलिटी ज़्यादा है, हम इसको जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहते हैं। इंडिया का मेन रोल है डिफेंस, इसलिए इंडिया के एयरक्राफ्ट कैसे है जो डिफेंस में ज़्यादा काम करे, हमें ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो हिमालयज में भी जल्दी क्लाइंब कर सके, हमें ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो हीट कोल्ड में अच्छे से काम करे, ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो प्लेन्स में भी काम कर सके, तो हम एयरक्राफ्ट इसलिए डेल्टा विंग्स का प्रेफर करते हैं। इसमें क्या है, एक रीफ्यूलिंग नॉड है, क्योंकि ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है अभी। तेजस जो है 6 सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, एक ही इंजन है तेजस के अंदर, इसलिए एक ही यहाँ पे टेल फिन। अगर 2 इंजन होते हैं तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारे जैसे सुखोई इसके अंदर 2 टेल फिन होते हैं, तेजस जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर हमारे पास एक ही टेल फिन है। इसका भी डायरेक्शन चेंज करके हम एयर के डायरेक्शन को चेंज करके प्लेन को रोटेट करवा सकते हैं। नोस के अंदर होगा हमारा रडार, और सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है हमारा तेजस। दिस इज द बॉटम ऑफ द तेजस, जहाँ पे बहुत सारे मिसाइल्स हम अटैच कर सकते हैं, छोटा प्लेन है फिर भी काफी सारी मिसाइल्स इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। कई बार नीचे बूस्टर्स लगे होते हैं जो एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने के लिए होते हैं, कई बार नीचे मिसाइल्स लगी होती है, यहाँ पे जैसे मिसाइल्स है ये भी लगी होती है। मिसाइल्स के ऊपर एक और लेक्चर होगा हमारा। एंड दिस इज दी रफाल, ठीक है, रफाल्स हमारे पास है, मच बेटर डिजाइन देना तेजस, क्यों, क्योंकि रफाल्स जो हमारे हैं वो काफ़ी टाइम से डेवलपमेंट है, तेजस अभी अभी डेवलप हुए हैं, और तेजस मार्क 2 थोड़ा इस टाइप का होगा, ज़्यादा एरोडायनामिक। इसके अंदर क्या है, ट्विन इंजन लेकिन सिंगल फिन टेल है हमारे पास, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, डेल्टा विंग है ये भी, लेकिन तेजस का डेल्टा विंग ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आप देखिए तेजस का डेल्टा विंग ज़्यादा प्रोमिनेंट है कंपेयर टू रफाल। छोटा एयरक्राफ्ट है, ट्विन सीटर है ये भी, और कैनर्ड्स है, तेजस में कैनर्ड्स नहीं है, तेजस मार्क 1 में को कैनर्ड्स, तेजस मार्क 2 में हमारे पास कैनर्ड्स आने वाले हैं, तेजस मार्क 2। अदर्स हमारे पास क्या है, MiG-21 मैंने बोला डी कमीशन कर दिया, MiG-29 हम मेनली नेवी के लिए यूज़ कर रहे हैं, और मिराज 2000 हमारे पास क्या है, फ्रेंच ओरिजिन का है, ये भी दसॉल्ट कंपनी इसमें भी इन्वॉल्व थी, और जैगवार ये हमारा क्या है, फ्रेंच प्लस ब्रिटिश ओरिजिन, ये दोनों ने मिलकर इस जैगवार एयरक्राफ्ट को बनाया था। 5th जनरेशन एक भी नहीं है हमारे पास, राइट। एयरक्राफ्ट के साथ एक और कॉन्सेप्ट है एयरक्राफ्ट कैरियर्स का। एयरक्राफ्ट कैरियर में कैसा होता है, रनवे बहुत छोटा होता है, इसलिए एयरक्राफ्ट को डिजाइन अलग तरह से करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से एयरक्राफ्ट को लैंड करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, सो रोबस्ट बॉडी चाहिए एयरक्राफ्ट की। सेकंड, यहाँ पे स्टोर करना होता है, तो हमें कैसा चाहिए, जो विंग्स होते हैं उसको फोल्ड कर सके हम, सो ऐसा एक दूसरा एयरक्राफ्ट होता है। अभी हमने आमका में देखा कि हम एक टेड BF बनाना चाहते हैं, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, क्यों, क्योंकि डेक के ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। सेकेंडली, कम डिस्टेंस पे हमको क्या करना होता है, टेक ऑफ लेना होता है, हमारे पास बहुत बड़ा रनवे नहीं होता है यहाँ पे, सो हम क्या यूज़ करते हैं, ये था हमारा INS विक्रमादित्य।
INS विक्रमादित्य जो हमने इंडक्ट किया था 2013 में फ्रॉम रशिया। पहले एक रशिया का एक हेलीकॉप्टर बे था, हेलीकॉप्टर स्टोरेज एयरक्राफ्ट था, उसको फिर हमने एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह बनवाया रशिया से और फिर खरीदा, क्योंकि इससे पहले हमारे पास था INS विक्रांत पुराना वाला, उसको हमने डीकमीशन किया था। तो अभी क्या है हमारे पास, ये इंडिजीनियस है, दिस इज द इंडिजीनियस वर्जन INS विक्रांत। दो एयरक्राफ्ट है हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स अभी हमारे पास, INS विक्रमादित्य फ्रॉम रशिया और INS विक्रांत हमारे पास। यहाँ पे कैसा होता है, क्योंकि अभी हम एयरक्राफ्ट के ऊपर नेवी में नहीं गए, नेवी में डिटेल में देखेंगे। अभी हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास चांस है टेक ऑफ लेने का। यहाँ से जो यहाँ पे ये डायरेक्शन दी गई है, इसको कहते हैं स्की जंप। दिस इज अ स्की असिस्ट जंप। एयरक्राफ्ट को एक स्की जंप दिया जाता है। पहले एयरक्राफ्ट को होल्ड करके रखते हैं वायर से, फिर एयरक्राफ्ट एक स्पीड अचीव करता है, उस स्पीड अचीव करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। उसको छोड़ने के बाद आगे ये स्की जंप का यूज करके एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। इसलिए इसमें जो है एयरक्राफ्ट की थोड़े इंजिन्स डिफरेंट होते हैं, थोड़ा वेट ड्रैग का रेशियो कम होता है, थोड़ा एरोडायनेमिक्स और लिफ्ट में चेंजेस होते हैं। कई बार विंग की स्पैन ज़्यादा होती है ताकि जल्दी एयरक्राफ्ट जो है लिफ्ट ले सके, और लाइटर एयरक्राफ्ट यूज होते हैं क्योंकि डिस्टेंस नहीं है हमारे पास ज़्यादा। हार्डली हमारे पास कितना डिस्टेंस होता है, 1500 मीटर्स के आसपास का डिफरेंस होता है। नॉर्मल रनवे में आपके पास डिस्टेंस होता है अप टू 5 किलोमीटर्स का भी डिस्टेंस कई बार हो सकता है, लेकिन आपके पास इसमें कितना डिस्टेंस होता है, 1500 मीटर्स मैक्स हो गया। ठीक है, 1500 मीटर्स के अंदर आपको आगे जाके टेक ऑफ हो जाता है। ये 1500 मीटर्स भी नहीं है यहाँ पे, उससे भी कम है। ठीक है, सो उसके एयरक्राफ्ट कैसे होते हैं देखिए। जब लैंड होता है तो एक टाइप के ऐसे पीछे वायर होता है, ये वायर जो है इस एयरक्राफ्ट को पकड़ लेगा जब एयरक्राफ्ट नीचे आएगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत स्पीड में होता है, इतने कम डिस्टेंस में ब्रेक मार के एयरक्राफ्ट अपने आप को रोक नहीं पाएगा। इसलिए ऐसे इसको बोलते हैं अरेस्टेड रिकवरी। अरेस्टेड रिकवरी। सो हमारे फाइटर जेट्स और नेवल कैरियर्स कैसे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडिया के कैसे हैं, इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स है स्की असिस्टेड जंप आगे की साइड, और अरेस्टेड वायर रिकवरी। ये जो वायर है इससे हम अरेस्ट करेंगे, प्लेन को पकड़ लेंगे एक तरह से जब प्लेन लैंड होता है। दिस इज द मॉड्यूल। ये रफाल है, रफाल का M वर्जन, रफाल M। रफाल M ये है तेजस M, हम बना रहे हैं नेवी के लिए रफाल M। रफाल M के पीछे एक नॉड्यूल होता है, ये नॉड्यूल एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे से पकड़ लेगा, अरेस्टेड रिकवरी हो जाएगी। और ऊपर जो INS विक्रमादित्य है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है, MiG-29K है हमारे पास। MiG-29 मैंने मेनली बोला कि MiG-29 मेनली हमारे पास नेवी के लिए, MiG-29K ये नेवल वर्जन है MiG-29 का, जिसके विंग्स वगैरह फोल्ड हो सकते हैं। यहाँ पे विंग्स फोल्ड करके रखे गए हैं MiG-29। लास्ट है हमारे पास टॉपिक, ये है USA जैसी कंट्रीज किस तरह से अपने प्लेन्स को, इनके पास पैसा ज़्यादा है, 10 जितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं USA के पास। ठीक है, USA के पास 10 एयरक्राफ्ट कैरियर है, USA 10 एयरक्राफ्ट कैरियर। कैसे करते हैं वो लोग, इस टाइप के कैटापुल्ट होता है। ठीक है, कैटापुल्ट, ये कैटापुल्ट क्या करता है, कैटापुल्ट प्लेन को पकड़ के रखता है, प्लेन स्टार्ट होता है, फिर प्लेन एक स्पीड रिसीव करता है, फिर एक कैटापुल्ट प्लेन को पकड़ के लॉन्च करता है। जैसे हम एक लॉन्चर का यूज करते हैं आर्चरी के अंदर, हम स्ट्रिंग को खींचते हैं पीछे, बो को पकड़ के रखते हैं, फिर बो छोड़ते हैं, तो स्ट्रिंग क्या जाती है, स्ट्रिंग के टेंशन की वजह से एयरक्राफ्ट आगे जाता है। तो यहाँ पे इस टाइप का यूज होता है, कैटापुल्ट असिस्टेड लॉन्च। ठीक है, कैटापुल्ट वहाँ पे जंप था, यहाँ पे क्या है, लॉन्च। कैटापुल्ट असिस्टेड लॉन्च, हम कैटापुल्ट की यूज करके एक लॉन्च करवा रहे हैं यहाँ पे, कैटापुल्ट असिस्टेड लॉन्च। और अरेस्टेड रिकवरी यहाँ पे भी होगी, सेम वायर की मदद से एयरक्राफ्ट को पकड़ा जाएगा, वो तो कॉमन रहेगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव ये टेक्नोलॉजी होती है, अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए स्की जंप का यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बड़े होते हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत से हमारे पास जो है, तो इनके पास ये टेक्नोलॉजी अप्लाई करने का चांस होता है, हमारे पास नहीं है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए, मैं सबका आंसर देने के लिए रेडी रहूँगा। इसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट लेक्चर में हम हेलीकॉप्टर्स के ऊपर जाएंगे और मिसाइल्स के ऊपर जाएंगे, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और मिसाइल्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। प्रीलिम्स से पहले मेरा टारगेट है कि मैं आपको साइंस के सारे वीडियोस दे दूँ, एक प्लेलिस्ट बनाएंगे हम, तो आप पूरा साइंस जो है प्रीलिम्स के लिए कवर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो।